फ्रेंड्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 6 में अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे, जो हमारा अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग, वचन व काल के कारण अपरिवर्तनशील रहते हैं वे अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसा कि जो शब्द लिंग, वचन और काल के कारण अपरिवर्तनशील रहते हैं, जो परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? या तो अविकारी शब्द कहते हैं या उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसा कि हमारा हिंदी की ये पाठ्य पुस्तक है, हिंदी व्याकरण सचित्र हिंदी व्याकरण है। इसमें हमारा है अध्याय 13 अव्यय। ये देखिए अध्याय 13 अव्यय। इसमें है खरगोश तेज दौड़ रहा है। एग्जाम्पल दिया है, खरगोश तेज दौड़ रहा है, शीला तेज भाग रही है, बच्चे तेज दौड़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों पर लिंग, वचन व काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। इन सभी के कारण हमने अभी तक पढ़ा है कि इनके कारण परिवर्तन आता है, परंतु कुछ शब्दों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे शब्द अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने पढ़ा, उदाहरण, खरगोश तेज दौड़ रहा था, शीला तेज भाग रही है, बच्चे तेज दौड़ रहे थे। उपयुक्त वाक्यों में तेज शब्द पर लिंग, वचन व काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अतः ये शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? अविकारी या अव्यय शब्द कहलाएंगे। अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। पहला है क्रिया विशेषण। चिड़ियाघर में हिरन तेज दौड़ रहे हैं। क्रिया विशेषण अर्थात कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि उदाहरण है, वे कल मुंबई जाएंगे। वे कल मुंबई जाएंगे। अब जो कल शब्द है वह क्रिया की विशेषता बता रहा है, वो समय बता रहा है कि वह कब जाएंगे। तुम पास ही बैठो। तुम पास यानी कि समीप में ही बैठो। कोमल कम बोलती है। कम बोलना क्या कहलाया? इसका क्रिया की विशेषता बताई है। दादी धीरे धीरे चल रही है। दादी का धीरे धीरे चलना जो है वह क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया के साथ कब, कहाँ, कैसे, कितना लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही क्रिया विशेषण शब्द कहलाता है। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। पहला है स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। पहला है हमारा स्थानवाचक। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है वह हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि कहाँ बैठी हो। अभी आप उदाहरण देखिए इसमें अपनी पाठ्य पुस्तक में, कहाँ बैठी हो, यहाँ से उठो, भीतर जाकर बैठो। उपयुक्त वाक्य में कहाँ, यहाँ और भीतर शब्द क्रिया के होने का स्थान का बोध करा रहा है, यानी कि क्रिया शब्द जो है वह स्थान बता रहा है कि कहाँ बैठी, क्यों के यहाँ बैठो या भीतर जाओ, यह स्थान का बोध करा रहा है। अतः ये क्या कहलाया? हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण है इसका, जैसे प्रातः उठकर पार्क की सैर करनी चाहिए। कहाँ की सैर करनी है? हमें पार्क की सैर करनी है, तो विशेषता बताया, स्थान की जगह बताइए। वह कार लेकर इधर आया है। इधर आना स्थान बता रहा है। मोहिनी मेरे पास आओ, उधर जाओ और फल लाओ। यह स्थान का बताता, स्थान की विशेषता बता रहा है, अर्थात ये क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। दूसरा है हमारा कालवाचक। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध, काल अर्थात हम समझते हैं कि काल का मतलब होता है समय, जो समय बताता है कि हमारा जो बीत चुका काल है या जो चल रहा है, जो आने वाला है। जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज धूप निकली है। आज धूप निकली है, तो इसमें आज जो है वह किसका बोध करा रहा है? हमको काल का, अर्थात कि हमें समय का बोध करा रहा है। वो बता रहा है कि आज की समय, आज के टाइम। वाक्य में आज शब्द क्रिया के समय संबंधी विशेषता बता रहा है, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। उदाहरण है, नल से पानी लगातार गिर रहा है। अब नल से पानी लगातार यानी कि रुक ही नहीं रहा है, लगातार गिर रहा है। मैं अभी अभी आया हूँ। मैं अभी अभी समय बताया है कि मैं अभी अभी आया हूँ। मच्छरों के
कारण रात भर नींद नहीं आ, मच्छर के कारण रात भर, तो ये समय बताया है, ना कि इसमें बोला है कि दिन में। इसमें बताया है कि रात भर नींद नहीं आई है, वह अभी आने वाला है। तीसरा है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर रखा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर रख दिया, यानी कि तरीका उसमें किस प्रकार का है, कैसा, किस तरह से वो कार्य करेगा। इन वाक्य में टिकाकर शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग बता रहा है, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे उदाहरण है, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, घोड़ा तेज दौड़ता है, उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल का चलन था, आदि इसके उदाहरण है। चौथा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की अधिकता या न्यूनता, अधिकता यानी ज्यादा और न्यून यानी कि कम आदि का परिमाण का बोध हो, उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, कितना मात्रा बताई गई है इसमें कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। जैसे पानी, अगर सपोज नल में पानी कम आ रहा हो, धीरे आ रहा हो, एक एक बूंद करके आ रहा है, तो कुछ समय के बाद वह घड़ा भर जाएगा। कहावत भी है, बूंद बूंद के करके घड़ा भरता है। वह बहुत हंसता है, उसकी मात्रा बताई गई है। इन वाक्यों में बूंद बूंद तथा बहु शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की मात्रा या परिमाण बता रहे हैं। उदाहरण है, इतना दूध काफी है। काफी है मतलब मात्रा बता दी उसने कि हाँ ठीक है, आधा ग्लास है तो आधा ग्लास के लिए बोल देगा कोई भी कि इतना दूध काफी है। रात को कम खाना चाहिए। कमल अत्यधिक सोचता है। खूब पढ़ो ताकि प्रथम आओ। ये हमारा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। क्रिया के साथ कितना, कितनी लगाकर प्रश्न करने पर, क्रिया के साथ कितना या कितनी प्रश्नवाचक प्रश्न करने पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उत्तर मिलता है। विशेष बातें हैं इसमें कुछ कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्रिया विशेषण तथा विशेषण दोनों ही प्रकार में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया विशेषण में भी प्रयोग आते हैं और विशेषण में भी प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे कुछ शब्द इसमें नीचे दिए गए हैं। विशेषण है अच्छा, यह चित्र अच्छा है। क्रिया विशेषण मोहन अच्छा खाता है। तेज, चाकू तेज है, वह तेज चलता है। इस प्रकार से इसके अंदर उदाहरण दिए गए हैं पेज नंबर 132 पर। अब नेक्स्ट हमारा आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक में है जो अव्ययी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। जो अव्ययी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसा कि छत के ऊपर सामान रखा है, छत भी है और उसके ऊपर सामान रखा है। माँ घर के अंदर है, माँ तो है, कहाँ है, घर के अंदर। ये उसका संबंध बताया है, घर के अंदर माँ है, छत के ऊपर सामान रखा है। कमरे के भीतर दादाजी है। दादाजी कहाँ पर है, कमरे के भीतर यानी कि कमरे के अंदर, कमरे के बाहर नहीं, कमरे के अंदर दादाजी बैठे हुए हैं। संबंध बोधक के भी 10 भेद होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, समतावाचक, तुलनावाचक, पृथकतावाचक, साधनवाचक, विरोधवाचक, हेतुवाचक और संघवाचक। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। ऐसे कई शब्द हैं जो क्रिया विशेषण भी है और संबंध बोधक भी है। जैसे यहाँ पहले, अंदर, आदि, ये संबंध बोधक में भी आते हैं और क्रिया विशेषण के अंदर भी इनका प्रयोग किया जाता है। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, और जब ये क्रिया की विशेषता बताते हैं तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जब ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ होते हैं तब तो ये संबंध बोधक कहलाते हैं, और जब ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले आते हैं और संबंध बोधक शब्द संज्ञा व सर्वनाम के बाद आते हैं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं।
संबंध बोधक की तरह समय प्रयोग करते समय पूर्व में के, से, की आदि अवश्य जुड़े होते हैं। जैसे हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर सारे उदाहरण दिए गए हैं। अब हमारा इसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले आते हैं। अब हमारा तीसरा नंबर का इसके अंदर आता है, वह है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, वाक्य या वाक्य के अंश को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि और, किंतु, लेकिन, परंतु, या, कि, इन शब्दों से जो वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे रीना पढ़ रही है और उमेश खेल रहा है। अब इसमें जो बीच में और आया है यह समुच्चय बोधक कहलाता है। एक के पास वस्तु है परंतु, जो परंतु आया है वो समुच्चय बोधक है। दूसरे के पास फुटबॉल है, ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए समुच्चय बोधक कहलाएगा। जल्दी आओ अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी। जल्दी आओ अन्यथा गाड़ी छूट, अन्यथा जो शब्द है वह समुच्चय बोधक है। बर्फ डाल दो ताकि पानी ठंडा हो जाएगा। बर्फ डाल देंगे जिससे कि पानी ठंडा हो जाएगा। ताकि शब्दों को, वाक्यांशों को जोड़ रहा है, ये हमारा समुच्चय बोधक कहलाएगा। समुच्चय बोधक के भी दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण जो अवयव दो समान शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। राजन और राज दोनों साथ खेलते हैं, जो दो समान शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं। तो राजन और राज दोनों के नाम हैं, इन दोनों को जो जोड़ रहे हैं वह क्या कहलाएगा, हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएगा। समानाधिकरण समुच्चय बोधक को भी चार भागों में विभाजित किया गया है, संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक और परिमाण सूचक। संयोजक और, तथा, एवं आदि इन शब्दों से इनको जोड़ा जाता है। विभाजक है या, अथवा, अन्यथा, इनसे अलग होता है, विभाजन होता है। विरोध सूचक बल्कि, परंतु, लेकिन, मगर, कहीं भी हमें विरोध प्रकट करना है तो इन शब्दों का, इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। परिमाण, किसी भी चीज को हमको उसके बारे में बताना होता है। अतः, इसलिए, फलतः, अतः, जैसे कि मैं आज चेन्नई जा रहा हूं इसीलिए उत्सव में शामिल नहीं हो पाऊंगा। दूसरा हमारा इसका व्यधिकरण, जो अवयव दो उपवाक्यों, प्रधान व आश्रित को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे वह नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार था। व्यधिकरण समुच्चय बोधक को भी हमने चार भागों में विभाजित किया है, कारण सूचक, संकेत सूचक, उद्देश्य सूचक और स्वरूप सूचक। कारण सूचक क्योंकि, ताकि, की, चूंकि, जैसे कि हम कोई कारण प्रस्तुत करते हैं तो उसमें बताते हैं क्योंकि मैं बीमार था इस वजह से नहीं आ पाया, तो वह दौड़ नहीं सका क्योंकि उसके पैर में दर्द है। संकेत सूचक यद्यपि, तथापि, तो, जो, यानी, तो आदि। उद्देश्य सूचक जिससे कि, इसलिए कि आदि। और स्वरूप सूचक अर्थात, मानो कि, यानी आदि। अर्थात कि श्री उमेश अग्रवाल अर्थात सच्चे युवा साहित्यकार। ये आपके इसमें सारे उदाहरण दिए हुए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िए। और इसके बाद हमारा चौथे नंबर का आता है, जो हमारा इसका अव्यय का अंतिम है, वह है विस्मय आदि। विस्मय आदि अर्थात हम किसी भी चीज से विस्मय हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। वो जो अव्यय विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र मनोभावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसी चीजें जिससे हमें कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, कभी गम होता है, कभी अचंभित हो जाते हैं, कभी हैरान हो जाते हैं, वह विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। जैसे हाय बेचारा लूट गया, अरे आप आ गए, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, छी छी इतनी गंदी जगह। विस्मय आदि आदि विभिन्न मनोभाव है, हर्ष सूचक है, शोक सूचक है, विस्मय सूचक, घृणा सूचक, स्वीकृति, संबंध, सावधानी और आशीर्वाद। पहला है हर्ष, वहां कितनी सुंदर पेंटिंग, किसी को भी हम अप्रिशिएट करने के लिए उसकी तारीफ करते, अरे वाह कितना अच्छा कार्य किया। कोई किसी के घर में चोरी होती है तो वो बोलता हाय मैं तो लूट गया। विस्मय आदि सूचक जो शब्द है
इसका चिन्ह कौन सा कहलाएगा हमारा, ये वाला हमारा इसका चिन्ह कहलाएगा। तीसरा हमारा विस्मयादि सूचक। अरे पौधे फल पर फूल आ गए, विस्मय हो गया, ये अचंभित हो गया। घृणा, बारिश हो रही है, कहीं गंदगी हो रही, छी कितनी गंदगी हो रही है। स्वीकृति है, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, हाँ आदि। हाँ यह मेरा घर है। संबोधन सूचक है, अरे फल वाले इधर आना, किसी को संबोधित करना कि अरे, जब हम किसी का नाम नहीं जानते तो हम उसको संबोधित करते हैं, उसको बुलाते हैं, इशारे से बोलते हैं अरे तुम इधर आना। सावधानी पूर्वक, सावधानी सूचक है, बच्चों तुम्हारे पीछे बेल आ रहा है, उसको सावधान करना, उसको बताना कि तुम्हारे पीछे कोई खतरा है। और तीसरा है आशीर्वाद सूचक, जीते रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। हम जैसे कोई भी किसी भी कंपटीशन में फर्स्ट आते हैं या कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं, हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तो हमको आशीर्वाद देते हैं, वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं कि जीते रहो, तुम्हें भगवान सारी खुशियां दे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इस चैप्टर को पढ़ा, अव्यय के 4 भेद पढ़े हमने, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आप भी इस चैप्टर को पढ़िए। थैंक यू।